Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 02488 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 88 का विश्लेषण। पेपर 88 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें पता लगाना है क्वेश्चन वर्ड या प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द। क्वेश्चन वर्ड है ऑब्सोलीट, जिसका अर्थ होता है पुराना या अप्रचलित। उदाहरण के तौर पर टाइपराइटर्स हैव बिकम ऑब्सोलीट। हमारा आंसर होगा रीसेंट, जिसका अर्थ है नवीन या नया। ऑब्सोलीट पुराना है, अप्रचलित है, और रीसेंट है नवीन या नया। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। रिजिड का अर्थ होता है इनफ्लेक्सिबल, हिंदी में लोचहीन, जिसमें लोच या लचक ना हो, वो चीज है इनफ्लेक्सिबल। कोई मटेरियल या सामान बड़ा रिजिड है तो उसमें लोच या लचीलापन नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति या उसके रवैये में रिजिडिटी है या वो रिजिड है तो वो इनफ्लेक्सिबल होगा, अड़ियल होगा। ऑप्शन बी आउटडेटेड तो क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम है, उसका पर्यायवाची है, क्योंकि आउटडेटेड का अर्थ भी होता है अप्रचलित या पुराना। रिमोट का अर्थ आप जानते हैं दूरस्थ। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 आपकी स्क्रीन्स पर। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें एक इडियम या इडियोमैटिक एक्सप्रेशन मिला है, हमें वो ऑप्शन चुनना है जो इसका सही अर्थ बताता हो। द बीज नीज। द बीज नीज का अर्थ है कोई बहुत अच्छा व्यक्ति या चीज। विद्यार्थी इस बिंदु पर ध्यान दें। बीज का या मधुमक्खियों का एक बहुत प्रमुख काम है, उनकी भूमिका है परागण की। ये एक फूल के पॉलन को दूसरे फूल तक पहुंचाते हैं और इस प्रकार पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। तो बीज की जो टांगे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है परागण की प्रक्रिया में। किसी बहुत अच्छे या व्यक्ति को या अच्छी चीज को कहा जाता है द बीज नीज। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू ट्राइड दिस आइसक्रीम? इट्स द बीज नीज। ये बहुत ही अच्छी है। एन एक्स्ट्रॉर्डनरीली गुड पर्सन और थिंग। जरूरी नहीं है ये व्यक्ति हो, ये कोई चीज भी हो सकती है। अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं ए, बी और सी इज द बीज नीज, इसका मतलब वो बहुत ही प्रतिभावान या बहुत ही असाधारण व्यक्ति है। कोई चीज अगर बीज नीज है तो बहुत ही अच्छी चीज है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। एक बार अन्य ऑप्शन अवश्य देख लें। एन ऑब्जर्वेंट इंडिविजुअल। ऑब्जर्वेंट का अर्थ है बहुत सतर्क या चीजों पर बहुत ध्यान देने वाला। इंडिविजुअल का अर्थ है व्यक्ति। फूलिश आप जानते हैं मूर्ख, और प्रॉब्लमैटिक का अर्थ है परेशानी देने वाली, समस्या उत्पन्न करने वाली। तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन का अर्थ आप जान गए, समस्या देने वाली या प्रॉब्लम उत्पन्न करने वाली सिचुएशन। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन्स पर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स। वो व्यक्ति जिसका काम शिप पर सामान चढ़ाना और सामान को उतारना है, मीन्स जहाज का कुली। जहाज का कुली या जहाजी कुली कहलाता है स्टीवडोर। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें। कैप्टन आप जानते हैं कप्तान। रस्टिक का अर्थ है ग्रामीण या देहाती। अगर कोई दृश्य रस्टिक सीन है तो देहाती या ग्रामीण सीन है। स्पिंस्टर एक बहुत अच्छा शब्द है। अंग्रेजी में अविवाहित महिला या लड़की को मेडन कहा जाता है, किंतु यदि कोई ऐसी मेडन या अविवाहित महिला बड़ी उम्र की हो और अब सामान्यतः जो विवाह की उम्र होती है उससे भी अधिक उसकी उम्र हो गई हो, तो ऐसी बड़ी उम्र की अविवाहित महिला को कहा जाता है स्पिंस्टर। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी स्टीवडोर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 आपकी स्क्रीन्स पर। फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। अ रिवॉर्ड इज अ डैश विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड। रिवॉर्ड का अर्थ है पारितोषिक या प्रतिफल। मोटिवेट का अर्थ है प्रेरित करना। फील्ड का अर्थ है क्षेत्र, और एक्सीलेंस का अर्थ है उत्कृष्टता। हमारा आंसर होगा अ रिवॉर्ड इज अ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का अर्थ है पहचान या मान्यता। कोई पारितोषिक क्या है? एक मान्यता है, पहचान है आपको मिलने वाली, जो कि किसी व्यक्ति को मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है कि वह अपने फील्ड या अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करे। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। मेमोरियल का अर्थ है यादगार या स्मृति से संबंधित। किसी
व्यक्ति जो गुजर गया है, जिसका देहांत हो गया है, अगर हम उसके लिए मेमोरियल सर्विस को आयोजन करते हैं तो एक शोक सभा होगी जिसमें उसे याद किया जाएगा। यदि हम बात कर रहे हैं किसी वॉर मेमोरियल की, तो वो फिर एक ऐसा स्मारक है जो कि युद्ध में शहीद हुए सिपाहियों की याद में बनाया गया है। तो यादगार या स्मृति से संबंधित अथवा स्मारक भी, मेमोरियल का एक अर्थ नाउन के रूप में स्मारक भी होता है। ऑप्शन बी, मॉन्यूमेंट भी एक स्मारक है। और कलेक्शन का अर्थ आप जानते हैं संग्रह। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा, रिकॉग्निशन, पहचान, मान्यता। दुनिया में जो आपको यश मिलता है वो रिकॉग्निशन है, पहचान है, मान्यता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, हमें निर्देश मिला है हम पता लगाएं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। उस ऑप्शन को चुनें जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। इनकरेजमेंट का अर्थ है प्रोत्साहन, ENCOURAGEMENT, प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें और नोट करें उनकी स्पेलिंग्स में क्या कमी है। ऑप्शन बी में कहाँ कमी है? इसकी सही स्पेलिंग होगी CONSCIENTIOUS। कॉन्शियस का अर्थ होता है बारीकियों पर बहुत ध्यान देने वाला या अपने काम को बहुत सूक्ष्मता से करने वाला। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम है मेटिकुलस। तो बारीकियों पर बहुत ध्यान देने वाला या अपने काम को बहुत सावधानी से करने वाला, कॉन्शियस, जिसकी सही स्पेलिंग ये होगी। ऊपर दी गई स्पेलिंग में यहां एरर है और यहां भी एरर है। ऑप्शन सी देखें, कमोशन की सही स्पेलिंग होगी COMMOTION। शब्द कमोशन का अर्थ है हंगामा, हुल्लड़ या उपद्रव। और एम्बैरेसमेंट जिसका अर्थ है शर्मिंदगी, उसकी स्पेलिंग में दो कमियां हैं। R और S दोनों डबल होने चाहिए थे। EMBARRASSMENT। एम्बैरेसमेंट का अर्थ है शर्मिंदगी। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए ही रहेगा, इनकरेजमेंट, जिसका अर्थ है प्रोत्साहन। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। विद्यार्थी ध्यान दें, सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स। सडन रश का अर्थ है एक साथ लोग दौड़े या कोई एक्टिविटी करें, एक तरफ भागें। और लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड का अर्थ है भयभीत लोग या एनिमल्स। बहुत सारे भयभीत लोग या फिर एनिमल्स जब एक साथ एक तरफ भागें या एक तरफ एक्टिव हो जाएं, जाने लगे, यहाँ अर्थ दौड़ने से है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? वेल, उसे कहते हैं स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का हिंदी अर्थ है भगदड़। स्टैम्पीड, भगदड़। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। स्केप गोट का अर्थ है बलि का बकरा। यदि किसी एक व्यक्ति को दूसरे के लिए किसी इल्ज़ाम को उठाना पड़े या फिर किसी आरोप को सहना पड़े या फिर किसी दंड को भुगतना पड़े, तो हम उसे कहेंगे वो है उस अन्य व्यक्ति के लिए स्केप गोट या बलि का बकरा। ल्यूनेसी का अर्थ है विक्षिप्तता या पागलपन। वह मानसिक स्थिति जहां आप विवेकपूर्ण फैसले नहीं ले पाते, इनसेनिटी, मैडनेस या ल्यूनेसी हिंदी में विक्षिप्तता कहलाती है। रिक्लूस का अर्थ है भीड़ से अलग रहने वाला या फिर वैरागी व्यक्ति। अगर आप एक वैरागी व्यक्ति हैं, भीड़ से इसलिए अलग रहते हैं क्योंकि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो आप एक रिक्लूस हैं, आप एक हर्मिट हैं, आप एक वैरागी या फिर सन्यासी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी स्टैम्पीड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 से 86, एक क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय या सेट। इसे हल करने की विधि से आप परिचित हैं। पहली बार में इसे हल करने की चेष्टा ना करें। शुरुआत में पहले पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ लें। यदि समय का अभाव हो, समय नाकाफी हो, तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत इसे हल करें। और हमेशा याद रखें ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। पढ़ते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन, इज डूइंग एनी वर्क, कोई भी काम करना, विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस है नियम और कायदे। इट इज डैश मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड है गलत समझा जाना। एज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शन का अर्थ है कोई रोकथाम या प्रतिबंध, ऑन फ्रीडम आज़ादी पर। बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का अर्थ है व्यवस्थित या सुगठित। डिसिप्लिन इज अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस, प्रोफेशंस है पेशे।
अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो गया है कि ये पैसेज है डिसिप्लिन के महत्व के बारे में। अब इसे हल करते हैं। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिसिप्लिन का अर्थ है किसी भी काम को नियम और कायदों से करना। इट इज डैश मिसअंडरस्टूड। इट इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड। यूजुअली का अर्थ है सामान्यतः। सामान्यतः इसे गलत समझ लिया जाता है एज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम, कि इसे आज़ादी पर एक प्रकार की रोकथाम या नियंत्रण मान लिया जाता है गलती से। बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड, किंतु ये हमारे जीवन को सुव्यवस्थित बनाता है। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। स्लोली का अर्थ है धीरे से। प्राउडली का अर्थ है अभिमान या गर्व से अथवा अभिमान से। और हैप्पीली का अर्थ है प्रसन्नता से। हमारा आंसर यूजुअली ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, इट इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड एज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। डिसिप्लिन इज अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स। डिसिप्लिन इज अ वर्च्यू। वर्च्यू का अर्थ है गुण। कोई अच्छी क्वालिटी या गुण हो तो उसे वर्च्यू कहते हैं। डिसिप्लिन एक गुण है, अच्छी क्वालिटी है ऑफ स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस। विद्यार्थियों और विभिन्न पेशों में संलग्न लोगों की अच्छी क्वालिटी या गुण है डिसिप्लिन। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। डिसएडवांटेज है कोई नुकसान या हानि। एडवांटेज लाभ है, डिसएडवांटेज है कोई नुकसान। ड्रीम का अर्थ आप जानते हैं स्वप्न, और कर्स का अर्थ है अभिशाप या शाप। हमारा आंसर वर्च्यू ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, discipline is a virtue of students and people in different professions. A disciplined person always dash in each and every field. A disciplined person always succeeds. Succeed का अर्थ है कामयाब होना। जिंदगी के हर फील्ड में एक अनुशासित व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। सक्सीड का अर्थ भी कामयाब होना या सफल होना है, किंतु डिसिप्लिन पर्सन सिंगुलर नाउन है। हमें वर्ब के साथ एस या एस का इन्फ्लेक्शन चाहिए। वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए सक्सीड नहीं सक्सीड्स होगा। सक्सेसफुल का अर्थ है कामयाब और सक्सेस का अर्थ है कामयाबी। हमारा आंसर ऑप्शन सी सक्सीड्स ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज सक्सीड्स इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन पीपल मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी। पीपल प्लूरल है पर्सन का। अब की बार वर्ब में एस का इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। विद्यार्थी ध्यान दें, ये आधारित है सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम पर कि यदि नाउन प्लूरल हो तो वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। डिसिप्लिन पीपल अनुशासित लोग, मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी। सोसाइटी का अर्थ है समाज। अनुशासित लोग बनाते हैं एक अनुशासित समाज। एंड अ पावरफुल नेशन, और एक शक्तिशाली देश। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। मेक सम जानते हैं। मेड पास्ट टेंस है मेक का, बनाया मेक की सेकंड फॉर्म। हैड मेड पास्ट परफेक्ट फॉर्म है वही मेक की, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा आंसर ऑप्शन ए मेक ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, डिसिप्लिन पीपल मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। अनुशासित लोग बनाते हैं एक अनुशासित समाज और शक्तिशाली राष्ट्र। डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल, शुड नॉट बी इम्पोज्ड। विद्यार्थी ध्यान दें, इम्पोज का अर्थ है किसी पर किसी चीज को लादना। डिसिप्लिन को कभी भी लोगों पर लादना नहीं चाहिए, रादर, बल्कि इट शुड कम फ्रॉम विद इन, बल्कि ये अपने अंदर से आना चाहिए। डिसिप्लिन को लोगों पर लादना या आरोपित नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं डालना चाहिए, किंतु ये लोगों के मन में भीतर से आना चाहिए। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। कर्ब का अर्थ है रोकथाम करना या किसी चीज को नियंत्रित करना, किसी चीज को कंट्रोल करना कर्ब करना कहलाता है। रिपोज के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो है किसी चीज को कहीं रखना, जैसे यू रिपोज फेथ इन समबडी, आप मुझ में आस्था या विश्वास रखें, तो यू रिपोज कॉन्फिडेंस और फेथ इन मी। रिपोज का एक अन्य अर्थ है जिसका अर्थ है कहीं लेट कर आराम करना। ऑप्शन सी अडॉर्न एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें, सजाने को कहते हैं अडॉर्न। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी इम्पोज्ड ही रहेगा। डिसिप्लिन लादा नहीं जाना चाहिए, लोगों के भीतर से आना चाहिए। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर।
हमें एक वाक्य मिला है और इसमें एक ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरणीय अशुद्धि है। हमारा आंसर वो सेगमेंट, वो खंड होगा जिसमें वो एरर हो। पढ़ते हैं, दोज हु फॉलो अ हेल्थी रूटीन, हेल्थी का अर्थ है स्वस्थ और रूटीन है दिनचर्या, इज लाइकली टू एंजॉय गुड हेल्थ, वो लोग जो कि एक स्वस्थ रूटीन फॉलो करते हैं उनको संभव है कि अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसकी संभावना रहती है। वाक्य में यहां एरर है, इज नहीं आर होना चाहिए था। इसके पीछे का ग्रामेटिकल कारण क्या है? देखिए, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये परिभाषित कर रहा है अपने एंटेसिडेंट दोस को। दोस प्लूरल है दैट का। जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटेसिडेंट के बारे में कुछ बता रहा हो, डिफाइन कर रहा हो, तो फिर उसके उपरांत जो वर्ब आती है वो उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसिडेंट या पूर्वगामी शब्द के मुताबिक होती है जिसे परिभाषित किया जा रहा हो। चूंकि दोस प्लूरल है, दैट का अर्थ है वो लोग। दोस प्लूरल होने के कारण वर्ब इज नहीं आर होनी चाहिए थी। असली वाक्य होना चाहिए था दोज हु फॉलो अ हेल्थी रूटीन आर लाइकली टू एंजॉय गुड हेल्थ। जो लोग एक स्वस्थ दिनचर्या को फॉलो करते हैं संभवतः उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका वो आनंद ले पाएंगे। वाक्य में एरर कहाँ है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इस दिया गया है, होना चाहिए था आर। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है एक एक्टिव का वाक्य, हमें इसे बदलना है पैसिव में। पढ़ते हैं, हिज एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर का अर्थ है बड़ी बहन, टॉट हिम इंग्लिश, उसकी बड़ी बहन ने उसे अंग्रेजी पढ़ाई। विद्यार्थी हमेशा ध्यान दें, जब भी आप किसी वाक्य के वॉइस को बदलें तो सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचानें। हिज एल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी बहन ने उसे पढ़ाई, वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेंस हुआ सिंपल पास्ट टेंस। अब ऐसी स्थिति में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें सिंपल पास्ट पैसिव में हो, अर्थात वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो। हमारा नया सब्जेक्ट होगा ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज और फिर थर्ड फॉर्म टॉट ही रहेगी। ही वॉज टॉट जिस ऑप्शन में हो वही हमारा आंसर होना चाहिए। ही वॉज टॉट सिर्फ ऑप्शन सी में है। ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय हिज एल्डर सिस्टर, उसे उसकी बड़ी बहन द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई। लेट्स एनालाइज द अदर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ही हैज बीन टॉट, बिल्कुल नहीं, वाक्य सिंपल पास्ट का है। आवश्यकता के अनुसार वॉज अथवा वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। ही इज बीइंग टॉट भी नहीं, हिज एल्डर सिस्टर इज टॉट ये भी नहीं। हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें पता लगाना है प्रश्न शब्द या क्वेश्चन वर्ड का एंटोनिम या विलोम शब्द। तो सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग। शब्द डिरोगेटरी का अर्थ है आलोचना या अपमानपूर्ण। यदि आपकी बातचीत या टिप्पणियां किसी के लिए बहुत आलोचना या अपमान से भरी हैं, अपमानपूर्ण हैं, तो ऐसी कमेंट्स या रिमार्क्स को कहा जाएगा डिरोगेटरी रिमार्क्स या डिरोगेटरी कमेंट्स। इसके लिए एक अच्छा सिनोनिम है बिलिटलिंग। बिलिटलिंग का अर्थ है आलोचना या अपमानपूर्ण, सामान्यतः जब किसी व्यक्ति के महत्व को कम करके दिखाया जा रहा हो। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ है सराहनापूर्ण या प्रशंसापूर्ण। सो आलोचनापूर्ण, अपमानपूर्ण, और आंसर होगा सराहनापूर्ण या प्रशंसापूर्ण। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। डिस्पैरेजिंग तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, पर्यायवाची है, क्योंकि डिस्पैरेजिंग का भी अर्थ है आलोचना और अपमानपूर्ण, सामान्यतः जब आलोचना या अपमान काफी तीव्र हो। ऑप्शन बी इंसल्टिंग भी क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम ही है, पर्यायवाची ही है। अलबत्ता अंतिम ऑप्शन डी इंट्रिकट एक इंटरेस्टिंग शब्द है जिसका अर्थ है जटिल या पेचीदा, इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90। एक बार फिर से हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका हमें अर्थ बताना है। इडियम है टू थ्रो अ फिट। टू थ्रो अ फिट मुहावरे का अर्थ है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना या बहुत ज़्यादा शॉक्ड फील करना। उदाहरण के तौर पर योर पेरेंट्स विल थ्रो अ फिट इफ दे फाइंड आउट व्हाट यू हैव डन।
अगर तुम्हारे माता पिता को पता चले कि तुमने क्या किया है तो वो बहुत क्रोधित होंगे या फिर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होंगे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, टू बिकम वेरी एंग्री और शॉक्ड। एक बार अन्य ऑप्शंस पर नजर कर लेते हैं। टू एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ सरप्राइज नहीं, बहुत क्रोध में आ जाना या सदमे में आना, शॉक्ड हो जाना। टू इम्प्रेस ऑन समबडी द नीड फॉर फिजिकल फिटनेस। इम्प्रेस ऑन का मतलब होता है किसी चीज को किसी को बताकर कन्विंस करना। इम्प्रेस प्रभावित करना, पर इम्प्रेस ऑन समबडी का अर्थ है किसी को कोई चीज समझाना और फिर उसे कन्विंस करना। द नीड फॉर फिजिकल फिटनेस नहीं। टू बिकम अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का अर्थ है बेहोश, बेहोश हो जाना बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, टू बिकम वेरी एंग्री और शॉक्ड। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 आपकी स्क्रीन पर फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स। स्ट्रिंजेंट का अर्थ है सख्त, स्ट्रिक्ट। स्टेप्स है कदम, अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉइल देयर डिजाइन्स। विद्यार्थी ध्यान दें, फॉइल का अर्थ है नाकाम करना, थ्वॉर्ट, असफल बनाना, नाकाम करना, और डिजाइन्स का अर्थ है स्कीम्स या योजनाएं। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट, कठोर स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉइल देयर डैश डिजाइन्स। फॉइल देयर मलिशियस डिजाइन्स। मलिशियस का अर्थ है दुर्भावना से प्रेरित या विद्वेष प्रेरित, और उनकी दुर्भावना से प्रेरित जो योजनाएं हैं उन्हें नाकाम बना देना चाहिए, फॉइल कर देना चाहिए। अन्य ऑप्शंस कभी इग्नोर ना करें। कंड्यूसिव का अर्थ है सहायक या आपकी उपयोगिता बढ़ाने वाला। अगर कहीं का माहौल कंड्यूसिव है तो आपके अनुकूल है, आपके लिए उपयुक्त है, आपके लिए सहयोगी है, आपकी अनुकूलता बढ़ाने वाला है। बेनेवलेंट का अर्थ है परोपकारी या विशाल हृदय, जिसका दिल बड़ा हो, परोपकारी हो, वो बेनेवलेंट है। और एग्जेम्पलरी का अर्थ है उदाहरणीय। उदाहरणीय मतलब जिसका उदाहरण दिया जा सके या जो उदाहरण के रूप में स्थापित किया जा रहा हो। हमारा आंसर ऑप्शन डी, मलिशियस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। हमें मिला है एक प्रश्न शब्द, एक क्वेश्चन वर्ड, एक्नॉलेजमेंट। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका पर्यायवाची हो, अर्थात वही अर्थ रखता हो जो क्वेश्चन वर्ड का है। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ है किसी चीज की स्वीकृति या स्वीकारोक्ति। आप जब किसी कुरियर से कोई चीज लेते हैं और निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करते हैं तो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ मिली। तो एक्नॉलेजमेंट का अर्थ है स्वीकृति या स्वीकारोक्ति। हमें बताना है इसका सिनोनिम। हमारा आंसर होगा कंफर्मेशन। कंफर्मेशन भी किसी चीज़ का पुष्टिकरण है, किसी चीज़ का पक्का किया जाना है। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। कंफ्यूजन आप जानते हैं, एक प्रकार की उलझन। एलिमिनेशन का अर्थ है किसी को हटाया जाना, किसी ऑप्शन को हटाना भी एलिमिनेशन है, किसी व्यक्ति को रास्ते से हटाना भी एलिमिनेशन है। अतः एलिमिनेशन का एक अर्थ हत्या करना भी है, वरना किसी ऑप्शन इत्यादि को हटाना। कॉम्पेंसेशन का अर्थ आप जानते हैं क्षतिपूर्ति। आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा, कंफर्मेशन। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। हमें एक वाक्य मिला है जिसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट है, रेखांकित खंड है, जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक कर दे। पढ़ते हैं। द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल है गणितीय, कैलकुलेशन है गणना, ऑफ दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है समस्या या यहाँ पर सवाल, इज ईजी देन दैट ऑफ द प्रीवियस वन। प्रीवियस का अर्थ है पिछले वाली। तो इस सवाल की गणितीय गणना पिछले सवाल की तुलना में ज्यादा आसान है। हमें यहाँ तुलना करनी है। तुलना की डिग्री पॉजिटिव नहीं कंपैरेटिव डिग्री होती है, इजी नहीं ईजियर होना चाहिए था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। पढ़ते हैं। द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या या सवाल की गणितीय गणना इज ईजियर देन दैट ऑफ द प्रीवियस वन। पिछले सवाल या समस्या की तुलना में इस सवाल की गणना आसान है। कंपैरेटिव डिग्री ईजियर हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन बी इजीएस्ट देन नहीं हो सकता, सुपरलेटिव डिग्री है, तुलना है पिछली और अब की वाली समस्या या आपके वाले सवाल से पिछले वाले सवाल की तुलना। कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ना कि सुपरलेटिव। इजीली देन भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। हमें मिला है एक प्रश्न शब्द। हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन जो कि इसका सिनोनिम या पर्यायवाची हो। शब्द प्रोडिगल का अर्थ है अपव्ययी। एक सिनोनिम हो सकता है स्पेंडथ्रिफ्ट।
स्पेंडथ्रिफ्ट या प्रोडिगल का अर्थ है अपव्ययी, फिजूल खर्ची करने वाला। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्स्ट्रावेगेंट का भी वही अर्थ होता है, अपव्ययी, फिजूल खर्च करने वाला। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। ट्रिवियल का अर्थ है मामूली या तुच्छ। अगर किसी चीज को हम ट्रिवियल मानते हैं तो मामूली है, तुच्छ है। एरोगेंट का अर्थ है अभिमानी या फिर प्राउड। और हम्बल का अर्थ आप जानते हैं, विनम्र। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, क्योंकि प्रोडिगल भी है अपव्ययी या फिजूल खर्ची करने वाला, और वही अर्थ है एक्स्ट्रावेगेंट का। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। उस ऑप्शन को चुनें जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। वेटरिनरी का अर्थ है पशु चिकित्सा से संबंधित, तो पशुओं के डॉक्टर को कहते हैं वेटरिनरी सर्जन या संक्षेप में सिर्फ वेट। अन्य ऑप्शंस अवश्य देख लें। एम्प्लॉयड की स्पेलिंग में 2 ई काम में लिए गए हैं, जबकि 1 ई होना चाहिए। रिहर्सल की स्पेलिंग भी गलत है, सही स्पेलिंग होगी ये REHEARSAL। दी गई स्पेलिंग में ये ए नहीं है। रिहर्सल का अर्थ है किसी चीज का पूर्वाभ्यास। आप किसी ड्रामा या किसी नाटक का रिहर्सल करते हैं तो पूर्वाभ्यास करते हैं। सेपरेबल की स्पेलिंग भी गलत है, यहां ई नहीं ए होना चाहिए था। सेपरेबल का अर्थ है जिसे पृथक किया जा सके। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न है। आप ऐसे बहुत से सवाल कर चुके हैं। हमें किसी पैसेज के सेगमेंट्स को रैंडम क्रम में लिख कर दे दिया गया है। हमारा काम है हम उन्हें पढ़ें और उन्हें सही क्रम में जमाएं। पहले हल करने की चेष्टा ना करें, दिए गए सेगमेंट्स को जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर उन्हें सही क्रम में जमाएं, रीअरेंज करें या अनस्क्रैम्बल करें। पढ़ते हैं। They can then purchase them on subsidized rates with additional loan facility। Subsidized का अर्थ है अनुदानित। जब सरकार किसी चीज में अपनी ओर से कुछ मिलाती है, योगदान करती है, तो वो चीज हो जाती है सब्सिडाइज्ड या अनुदानित। विथ एडिशनल लोन फैसिलिटीज, फैसिलिटीज है सुविधाएं, और उनको अतिरिक्त लोन की सुविधा भी मिलती है, तो वो लोग फिर खरीद सकते हैं सब्सिडाइज्ड अनुदानित दरों पर, और फिर उन्हें लोन की सुविधा भी मिलती है। इट विल इंपोर्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड का अर्थ है तकनीकी रूप से उन्नत। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स आप जानते हैं, उपकरण, एंड प्रोवाइड देम टू एंटरप्रेन्योर्स। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द एंटरप्रेन्योर का अर्थ है उद्यमी या व्यवसायी। विद्यार्थी इसके उच्चारण पर भी ध्यान दें, यह शब्द एंटरप्रेन्योर नहीं है, एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी। The Indian government has announced certain facilities, certain का अर्थ है विशिष्ट या कतिपय, facilities है सुविधाएं, in the budget session, बजट सत्र में। This will help in strengthening, strengthen का अर्थ है मजबूत करना, the economic condition of entrepreneurs है उद्यमी या उद्योगपति या व्यवसायी। इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो चला है कि बजट सेशन में सरकार ने कुछ प्रावधान घोषित किए हैं उद्यमियों के लिए, और वो उनके लिए कैसे लाभदायक होंगे। तो हमारे पास इतना पढ़ने पर जो बेहतरीन सीक्वेंस बनते हैं वो है सी, बी और ए, डी। सबसे पहले खंड सी होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी खंड है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सर्टेन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन। बजट सेशन में भारत सरकार ने कतिपय या कुछ विशिष्ट जो है फैसिलिटीज की घोषणा की है। उसके उपरांत बी, इट यहां प्रोनाउन किसके लिए है? सरकार के लिए। इट विल इम्पोर्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सरकार जो है वो आयात करेगी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड का अर्थ है तकनीकी रूप से उन्नत, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेडिकल उपकरणों को, एंड प्रोवाइड देम टू एंटरप्रेन्योर्स, और किन्हें देगी वो? उद्योगपतियों को, उद्यमियों को। उसके उपरांत ए, दे विद्यार्थी ध्यान दे प्रोनाउन है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। दे कैन देन परचेज देम, वो फिर वो लोग खरीद सकते हैं किन्हें? उन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स, अनुदानित रेट्स पर। अनुदान का अर्थ होता है कॉस्ट से कोई चीज कम देना जिसमें सरकार अपनी ओर से एक भाग मिलाती है। ऑन सब्सिडाइज्ड अनुदानित रेट्स पर विथ एडिशनल लोन फैसिलिटीज, और उनमें उनको लोन की सुविधा भी मिलेगी। तो लागत से कम पे मिलेगी वो चीजें,
वो इंस्ट्रूमेंट्स और उसमें लोन की सुविधा भी होगी। अंतिम खंड सिर्फ डी हो सकता है, दिस विल हेल्प। दिस का अर्थ है अनुदानित दरों पर मिलना और उसके साथ में लोन की सुविधा भी होना। दिस विल, ये चीज जो है, विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंड एंटरप्रेन्योर्स, और ये जो चीज़ है ये मजबूत करेगी कि उनको सस्ते में चीज़ें मिले और लोन भी मिले, कि उनकी आर्थिक कंडीशन जो है उद्योगपतियों या उद्यमियों की वो इस प्रकार मजबूत होगी। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें शुरू में सी बी हो और उसके उपरांत ए और डी। ऐसा सीक्वेंस है सिर्फ ऑप्शन ए में, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें एक डायरेक्ट स्पीच का वाक्य मिला है और हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसको ठीक तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदले। पढ़ते हैं, द टीचर सेड टू मी कोट यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट अनकोट। असाइनमेंट का अर्थ है वो काम जो आपको दिया गया, एक प्रकार से आपका होमवर्क। टीचर ने मुझसे कहा कोट यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, तुमने अपना असाइनमेंट जमा नहीं कराया। विद्यार्थी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच के किसी वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें तो सबसे पहले ध्यान लगाएं रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है। इसका अर्थ हुआ कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वाक्य के टेंस में बदलाव होगा। सेड के उपरांत टू मी है, ऑब्जेक्ट है, तो सेड टोल्ड में बदल जाएगा। तो हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें द टीचर टोल्ड मी हो, उसके उपरांत हैव नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदले पास्ट परफेक्ट में, मींस हैड नॉट हो। इस सभी आलोक में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, द टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझसे कहा। यू हैव नॉट प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है। दैट आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, मैंने जो असाइनमेंट, जो निर्धारित कार्य था वो जमा नहीं कराया था। एक बार अन्य ऑप्शंस का अवलोकन कर लेते हैं, उनका जायजा ले लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है द टीचर टोल्ड टू मी, टोल्ड टू मी नहीं होगा, टोल्ड मी होना चाहिए। टोल्ड के उपरांत अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा गया हो तो टू नहीं लगाया जाता। तो इस इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य का जो वॉइस है वो एक्टिव ही है, टोल्ड टू मी नहीं, टोल्ड मी। दैट आई हैव नॉट सबमिटेड, बिल्कुल नहीं। द टीचर सेड टू मी, सेड को टोल्ड में नहीं बदला गया है। दैट आई हैव नॉट नहीं, हैड नॉट होना चाहिए था, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अंतिम ऑप्शन द टीचर सेड मी नहीं, दैट आई हैड नॉट, यहां भी वाक्य में गलती है, सेड मी नहीं, टोल्ड मी। हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98 एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, उसी प्रकार हल करते हैं जैसे हमने पिछले सवाल को किया था। पढ़ते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा। अरोमा का अर्थ है सुगंध, खाने पीने की चीजों की जो बहुत लुभावनी सुगंध होती है, एपिटाइजिंग स्मेल होती है, उसे कहते हैं अरोमा। फ्लेवर, फ्लेवर का अर्थ है स्वाद। एंड वैरायटी इन द मार्केट, वैरायटी का अर्थ है किसी चीज में होने वाली विभिन्नता। 10 का अर्थ है इस प्रकार, इट लीड्स टू पुअर हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर्स अमंग चिल्ड्रन। पुअर हेल्थ है खराब स्वास्थ्य, डिसऑर्डर्स का अर्थ है कोई बीमारियां। चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स, टीनेजर्स का अर्थ है किशोर वय के बच्चे। 13 से 19 साल के बच्चों को टीनेजर्स कहा जाता है। आर टेम्पटेड, टेम्पटेड का अर्थ है प्रलोभन पाना या किसी चीज के प्रलोभन में आ जाना। टुवर्ड्स जंक फूड, जंक फूड आप जानते हैं जो खाने पीने का मसालेदार तला भुना हुआ खाना होता है उसे जंक फूड कहा जाता है। जंक फूड में कैलोरीफिक वैल्यू तो होती है पर पोषण या न्यूट्रिशन नहीं होता। इट हैज़ नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें नो यानी शून्य बिल्कुल नहीं है, नेग्लिजिबल का अर्थ होता है नगण्य, न्यूट्रिशनल का अर्थ है पोषक वैल्यू होती है। एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, इस खाने में ना के बराबर या नगण्य पोषक वैल्यू होती है, गुणवत्ता, पोषक गुणवत्ता ना के बराबर होती है और बहुत ज़्यादा शुगर और सॉल्ट होता है। इतना पढ़ने पर हमें अच्छा खासा अनुमान हो चला है कि जो पैसेज है वो जंक फूड के प्रति बच्चों के रुझान के बारे में है और इसकी व्यर्थता के बारे में है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं CA और DB। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड C
को पढ़ते हैं। यही इंट्रोडक्टरी खंड है, यहीं से शुरुआत हो रही है। चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स, बच्चे और किशोर उम्र के बच्चे, आर टेम्प्टेड, वो प्रलोभित हो जाते हैं, उनका मन ललचा जाता है, टूवर्ड्स जंक फूड की ओर। उसके उपरांत ए, दिस इज बिकॉज का अर्थ है ये लालच क्यों आती है मन में, ये टेम्पटेशन क्यों आती है। बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा, इसकी सुगंध के कारण, फ्लेवर स्वाद, एंड वैरायटी है विभिन्नता जो कि बाजार में उपलब्ध है उसके कारण। उसके उपरांत होगा खंड डी, इट हैज नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू। जंक फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, पोषक गुणवत्ता है, वो है ही नहीं या नगण्य है। एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, और इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट का अर्थ है अवयव, किसी चीज़ में जो चीज़ निहित है। शुगर और सॉल्ट, उसमें बहुत ज़्यादा चीनी और नमक होता है। अंतिम खंड सिर्फ बी हो सकता है। 10 इस प्रकार, विद्यार्थी ध्यान दें, 10 यहाँ पर पूरी चीज़ का उपसंहार या संक्षेपण दे रहा है। 10 इट लीड्स टू, इसलिए शुगर और सॉल्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण इट लीड्स टू हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं अमंग चिल्ड्रन। तो सबसे पहले खंड सी, बच्चे लालायित होते हैं जंक फूड की ओर। ए बता रहा है इसका कारण, इसकी सुगंध, इसका स्वाद और इसकी विभिन्नता। उसके उपरांत डी कहता है इस भोजन में न्यूट्रिशनल वैल्यू ना के बराबर या शून्य होती है, किंतु शुगर और सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। और अंतिम खंड होगा बी, ये सभी कुछ क्या बनाता है, किस चीज़ की ओर ले जाता है, क्या परिणाम होता है कि मानसिक और शारीरिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बच्चों में। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें सबसे पहले सी हो, उसके उपरांत ए और डी हो और अंतिम खंड बी हो। ऐसा सीक्वेंस सिर्फ ऑप्शन डी में है, सी ए डी बी, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हमें एक वाक्य मिला है जिसमें एक रेखांकित सेगमेंट या खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसको ग्रामेटिकली ठीक करता हो। सब्सटीट्यूट कर दे। नो एफर्ट हैज बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम टू कैश ऑफ ऑन इट्स वाइब्रेंट इमेज इन द वर्ल्ड कप। इमेज का अर्थ है आपकी छवि। नो एफर्ट, कोई प्रयास नहीं किया गया है बाय द इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा, टू कैश ऑफ ऑन इट्स वाइब्रेंट इमेज। वाइब्रेंट का अर्थ है बहुत जोश या ऊर्जा से भरपूर। तो बहुत जोश या ऊर्जा से भरपूर जो भारतीय टीम की इमेज है उसको कैश ऑफ करने के लिए वर्ल्ड कप में कोई भी एफर्ट या प्रयास नहीं किया गया है। विद्यार्थी ध्यान दें, टू कैश ऑफ ऑन एक गलत एक्सप्रेशन है, सही एक्सप्रेशन होना चाहिए टू कैश इन ऑन। कैश इन ऑन का अर्थ है लाभ उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग। अब एक बार हम इसे यहां लगाकर पढ़ते हैं। नो एफर्ट हैज बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है किसका, लाभ उठाने का, अपनी वाइब्रेंट, अपनी ऊर्जावान, अपनी जो लोकप्रिय ऊर्जा आदि से और जोशो खरोश से भरी हुई, जो जीवंतता से भरी हुई इमेज है उसका लाभ उठाने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया है। कैश इन ऑन, लाभ उठाना। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन डी, कैश आउट एक मीनिंगफुल फ्रेजल वर्ब है, कैश थ्रू या कैश इनटू नहीं। कैश आउट का अर्थ होता है किसी संपत्ति आदि को बेच करके नकद प्राप्त कर लेना। जैसे इफ यू सेल योर शेयर्स और डिबेंचर्स और स्टॉक, यू आर कैशिंग आउट योर इन्वेस्टमेंट। आप अपने इन्वेस्टमेंट या निवेश को नकद में बदल रहे हैं, कैश आउट कर रहे हैं। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए ही रहेगा, कैश इन ऑन, लाभ उठाना। अपनी वाइब्रेंट इमेज का कोई लाभ नहीं उठा रही भारतीय टीम। आगे बढ़ते हुए अंतिम सवाल, सवाल संख्या 100 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें एक वाक्य मिला है, हमारा आंसर वो सेगमेंट होगा उस वाक्य का जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो या व्याकरणीय अशुद्धि हो। पढ़ते हैं, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगेन। वेल, हमारा आंसर होना चाहिए द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। बिगेन नहीं, बिगन। देखिए, भूतकाल में दो काम हुए। आप सिनेमा हॉल गए और वहाँ जो फिल्म थी वो पहले ही शुरू हो चुकी थी। विद्यार्थी ध्यान दें, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का ये प्रश्न है। यदि भूतकाल में दो घटनाएं एक साथ हुई तो दोनों का टेंस होगा सिंपल पास्ट। आई एंटर्ड द रूम एंड शी लेफ्ट।
हम दोनों, मैं कमरे में आया और वो गई, दोनों एक साथ हुए, सिंपल पास्ट में एंटर्ड सेकंड फॉर्म, लेफ्ट सेकंड फॉर्म। किंतु यदि दोनों में कोई सीक्वेंस हो, मींस क्रम हो, एक काम पहले घटित हुआ, दूसरा उसके उपरांत, तो जो पहले घटित होने वाला कार्य या घटना है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, द मूवी हैड ऑलरेडी, पास्ट परफेक्ट टेंस ही है किंतु वर्ब की फॉर्म गलत है। हैड बिगेन नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। हैड ऑलरेडी बिगेन नहीं, हैड ऑलरेडी बिगन। टेंस सही है, इस क्लॉज में पास्ट परफेक्ट ही होना चाहिए, वर्ब की फॉर्म गलत है, सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म लिख दी गई। हमें चाहिए थी वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो किस खंड में एरर है? एरर निसंदेह ऑप्शन ए में है, बिगन के स्थान पर बिगैन लिखा गया है, थर्ड फॉर्म के स्थान पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अन्य किसी सेगमेंट में कोई एरर नहीं, कोई त्रुटि नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 88 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। एनालिसिस में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों का इस्तेमाल अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप वर्किंग, कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।